सभी मित्रों का स्वागत है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रतियोगी छात्रों को इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि राजनीति शास्त्र में सर्वाधिक महत्व राजनीतिक सिद्धांत का है, जिसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कम से कम 35 से 35% प्रश्न यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी जैसी परीक्षाओं में इसी राजनीतिक सिद्धांत से ही आते हैं। आईएएस और पीसीएस की मुख्य परीक्षाओं में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। जो छात्र राजनीतिक सिद्धांत को जानते हैं, वास्तव में वही राजनीति शास्त्र को जानते हैं, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार से विज्ञान है, सिद्धांत है। और सिद्धांत जिसे अंग्रेजी में हम थ्योरी कहते हैं, और इसका अर्थ होता है टू एक्सप्लेन, यानी सिद्धांत का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो यह कठिन इसलिए होता है क्योंकि कुछ मुख्य मुख्य बिंदु इसमें इंडिकेट किए जाते हैं, फिर उन्हीं को पढ़कर उसकी व्याख्या को समझकर हमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढना पड़ता है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को देखें तो वह 3 खंडों में बटा होता है। पहले खंड में राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत रखे जाते हैं, जिसमें राजनीति शास्त्र का अर्थ क्या है, राजनीति शास्त्र का विकास कैसे हुआ, राजनीति शास्त्र के कितने उपागम होते हैं, राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध होता है, तमाम कुछ बातें आती हैं। राज्य है, राज्य की उत्पत्ति है, राज्य के कार्य हैं, संप्रभुता है। और इसका दूसरा खंड, जिसे हम राजनीति शास्त्र की मूल अवधारणा कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता, लोकतंत्र आदि रखे गए हैं। और इसके तीसरे खंड में राजनीतिक विचारधारा की बात की जाती है। आज हम राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा माना जाता है कि राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है। राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन ही राजनीति है। और राजनीति में राजनीतिक विचारधारा का सर्वाधिक महत्व है। आप जानते हैं किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों का जन्म भी होता है। ऐसा माना जाता है कि राजनीति में व्यक्ति नहीं, उसकी विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जब हम चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल की विचारधारा पर प्रहार करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी की विचारधारा समाप्त हो जाए तो वह स्वयमेव समाप्त हो जाता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की विचारधारा पर प्रहार करके उसकी विचारधारा को खत्म करने का प्रयास कर रही है।
उसके सेकुलरिज्म को मुसलमानों के साथ जोड़कर उसे हिंदू विरोधी भी साबित करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी को कट्टर हिंदुत्व के बंधन में बांधकर यह साबित करना चाहती है कि कट्टरता फांसीवाद है और यह कट्टरता एक दिन लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। इसी राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का जन्म होता है। कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो कि राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है। साधन का अस्तित्व साध्य के बिना नहीं है और साधन और साध्य भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं। जैसे आज आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग करना या पढ़ना एक साधन है, नौकरी पाना साध्य है। इसका मतलब है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका उद्देश्य परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आना है। यदि कोई पढ़ाई या कोई अध्यापक कितना भी सुंदर क्यों ना पढ़ाए, लेकिन वह परीक्षा उपयोगी ना हो तो आपके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज ये पढ़ाई, ये कोचिंग एक साधन है, साध्य है नौकरी पाना। लेकिन जब कल आप नौकरी पाएंगे तो फिर आपके साधन और साध्य में परिवर्तन हो जाएगा। तब साध्य होगा मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीना और साधन है पैसा कमाना, नौकरी करना। ऐसी नौकरी, ऐसा धन जो हमारे अपमान का कारण बन जाए, जो हमारे व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हो जाए, उसका परित्याग ही उचित होता है। इसलिए मित्रों, आपको ये समझना चाहिए कि जीवन में कभी भी साध्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो प्राप्त हो जाता है वह साधन बन जाता है और वह फिर किसी साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में तो यहाँ तक माना गया कि मोक्ष भी एक साधन है और मोक्ष प्राप्त करने का उद्देश्य भी मानव कल्याण है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जैन ने कैवल्य की प्राप्ति किया, तो मानव कल्याण के लिए निकल पड़े। इसीलिए भारतीय दर्शन पर जो आध्यात्मिकता का आरोप लगता है उसका यहाँ खंडन भी होता है। अब कुछ राजनीतिक विचारधारा ऐसी हैं जो राज्य को साध्य मानती हैं तो व्यक्ति को साधन मानेंगी, जबकि कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती हैं। अगर कोई विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के लिए राज्य है, यानी अगर राज्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो विचारधारा राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानती है, इसका मतलब है कि व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के नियमों कानूनों के अंतर्गत ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसी आधार पर कई विचारधारा का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, आदर्शवाद,
और फांसीवाद, ये सब विचारधारा हैं। और दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सरकारें हैं, वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होती हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करती हैं। यहाँ पर दो विचारधारा, व्यक्तिवाद और उदारवाद। वैसे देखा जाए तो व्यक्तिवाद ऑलरेडी उदारवाद में समाहित है। उदारवाद का प्रारंभिक रूप ही व्यक्तिवाद है। उदारवाद से अलग व्यक्तिवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। नकारात्मक उदारवाद ही व्यक्तिवाद था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अंतर है। तो व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य के रूप में देखती है, जबकि उदारवाद का लगातार विकास हुआ। कभी नकारात्मक उदारवाद था, फिर उसका रूप बदला, सकारात्मक उदारवाद आया, फिर लोक कल्याणकारी राज्य आया। आज यही उदारवाद नव उदारवाद के रूप में सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो उदारवाद है वह राज्य को साधन और साध्य दोनों रूपों में देखता है। साधन और साध्य दोनों रूपों में देखता है। कभी वह व्यक्ति को साध्य मानता है तो कभी वह व्यक्ति को साधन के रूप में भी देखता है। अगर आप नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद के रूप में देखें तो वह एक साधन के रूप में परिलक्षित होता है, लेकिन जब हम लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसे देखते हैं तो वह साधन और साध्य दोनों के रूप में प्रकट होता है। आज आप भारत के संविधान में भी देखते हैं कि आपको तमाम मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन राज्य के विरुद्ध अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उस पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। लेकिन समाजवाद, आदर्शवाद और फांसीवाद, ये तीन ऐसी विचारधारा है जिसमें कुछ मामलों में समानता है, लेकिन अलग अलग तरीकों के आधार पर इन्होंने राज्य को एक रूप में देखा। अगर तीनों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में देखते हैं। इसका मतलब व्यक्ति का हित राज्य के साथ है। समाजवाद भी राष्ट्रीयकरण की बात करता है कि सब कुछ लगभग सरकारी हो जाए और व्यक्ति सरकारी व्यवस्था का प्रयोग करिए। आप आदर्शवाद को भी देखते हैं तो ये भी राज्य को साध्य के रूप में देखता है। फांसीवाद को देखते हैं तो ये भी राज्य को साध्य के रूप में देखता है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है। अगर समाजवाद इसे देखता है तो लोक कल्याण के आधार पर देखता है, लोक कल्याण के आधार पर देखता है, इसे सामाजिक हित के आधार पर देखता है। जबकि आदर्शवाद जब राज्य को साध्य के रूप में देखता है तो नैतिकता के आधार पर देखता है, और वहीं फांसीवाद जब राज्य को साध्य के रूप में देखता है तो भौतिकता के आधार पर देखता है। यद्यप फांसीवाद का भी प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही रहा, इसीलिए माना जाता है कि नैतिकता के आधार पर भी किसी निरंकुशता को इस तरह से ना प्रकट किया जाए कि अगर वो भौतिकता के रूप में प्रकट हो
तो फांसीवाद बन जाए। इसीलिए कभी कभी ऐसा माना भी जाता है कि जब नैतिकता की भी अति हो जाती है, नैतिकता भी जब कट्टर हो जाती है, तो फांसीवाद का रूप धारण कर लेती है। अगर आदर्शवाद ना पैदा होता तो शायद फांसीवाद ना पैदा होता, अगर हीगल ना पैदा होता तो शायद हिटलर का जन्म ना होता। जो बातें हीगल ने नैतिक रूप से कही, वही बातें हिटलर ने भौतिक और व्यावहारिक रूप से प्रकट करके यानी द्वितीय विश्व युद्ध को अंजाम दिया। आज हम इसी आदर्शवाद के बारे में कुछ चर्चा आपके सामने करेंगे। चूँकि हम किसी बिंदु को काफ़ी डिटेल पढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो इतना बड़ा नहीं बन सकता, आपका नेट इतना काम नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर समेटना पड़ता है। लेकिन जब हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, लगभग बीओ की परीक्षा के बाद 16 अगस्त के बाद 17 या 18 से, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करेंगे और ऑफलाइन क्लास की तरह ही हम डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके हितों को किसी प्रकार का चोट ना पहुँचे। आदर्शवाद यानी जो वाद होता है, इसको माना जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिज्म। अगर देखा जाए तो आदर्शवाद भी दो शब्द आदर्श धनवाद से बना है, और आदर्श को आइडियल, वाद को इज्म कहते हैं, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो आइडियलिज्म हो जाते हैं। यहाँ मित्रों, आपको यह समझना चाहिए कि वाद का अर्थ विचारधारा है। जब किसी भी टॉपिक के पहले यानी वाद, किसी भी टॉपिक के बाद या किसी के बाद, किसी शब्द के बाद वाद जुड़ जाए तो वाद का अर्थ विचारधारा। जैसे और किसकी विचारधारा, कैसी विचारधारा? उसकी विचारधारा जो उसके पहले की है। जैसे व्यक्तिवाद है तो ये व्यक्ति की विचारधारा है, यानी व्यक्ति को केंद्र में रखकर सारा काम करेगी। समाजवाद है तो समाज या राज्य की विचारधारा है, ये समाज या राज्य को केंद्र में रखकर सारा कार्य करेगी। फांसीवाद, फांसी धनवाद, फांसी माने कट्टर, यानी ये कोई भी काम करेगी तो कट्टरता, अधिनायक तंत्र को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। उसी तरह से आदर्श धनवाद, यानी इसकी विचारधारा आदर्श की है, यानी इसमें जो भी बातें कही जाएंगी वह सब क्या होंगी? आदर्श होंगी। आदर्श क्या होता है? आदर्श वह होता है जो विचारों में है लेकिन व्यवहारों में नहीं। इसीलिए इसे यूटोपिया या कल्पना भी कहते हैं, जो विचारों में है लेकिन व्यवहारों में नहीं। जैसे भगवान प्रभु श्री राम, सिया राम, अल्लाह, ईसा मसीह, ये हमारे विचार में हैं, व्यवहार में नहीं। इसीलिए वह नैतिक हैं, नैतिक होने के आध्यात्मिक हैं, इसलिए वो आत्मा के विषय हैं, शरीर के विषय नहीं। तो ऐसी विचारधारा जो केवल विचारों में होती है, जो केवल नैतिक होती है, जो व्यवहारिक नहीं हो सकती, बाह्य रूप से प्रकट नहीं हो सकती, आदर्शवाद के नाम से जानी जाती है। इसी आदर्शवाद के अनेक नाम हैं। राजनीति शास्त्र में टर्मिनोलॉजी का सर्वाधिक महत्व है। आप उदारवाद पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो उदार माने समझे ना तो वाद माने समझे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ नहीं समझेंगे। लेकिन यदि टॉपिक का अर्थ समझ में आ गया है तो बिना किसी प्रयास के उसी टॉपिक के अर्थ से ही एक दो सवाल आपको मिल जाएंगे। अब इसी आदर्शवाद को कई नाम से जानते हैं। इसी आदर्शवाद को हम प्रत्ययवाद कहते हैं। प्रत्यय माने विचार,
प्रत्यय माने भी विचार होता है। इसकी भी अंग्रेजी जो है आइडियलिज्म होती है। इसी आदर्शवाद, इसी प्रत्ययवाद को हम रहस्यवाद भी कहते हैं, यानी जो व्यवहार में ना आए वही रहस्य है, रहस्यवाद भी कहते हैं। जो विचारों में है किंतु व्यवहारों में नहीं, वही कल्पना है, इसीलिए इसे कल्पनावाद भी कहते हैं। तो आदर्शवाद 4 नामों से जाना गया: आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, रहस्यवाद और कल्पनावाद। वैसे अगर देखा जाए तो आदर्शवादी विचारधारा प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु के विचारों में मिलता है। उन्होंने भी, अब चूंकि प्राचीन काल का दृष्टिकोण नैतिकता पर ही आधारित था, प्राचीन काल का दृष्टिकोण आदर्शवादी था, इसीलिए आदर्शवाद का विचार प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु के विचारों में मिलता है। लेकिन जब हम राजनीतिक सिद्धांत में आज आदर्शवाद पढ़ते हैं तो वहाँ प्राचीन काल में जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज जितनी भी विचारधारा है सब आधुनिक काल की देन है, सब आधुनिक काल की देन है। इसलिए आज आदर्शवाद को देखा जाए कि आदर्शवाद निम्नलिखित में से किस काल की देन है, तो आधुनिक काल पर ही चिन्ह लगेगा, प्राचीन काल पे नहीं लगेगा। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद व्यक्तिवाद का प्रतिवाद है। प्रतिवाद माने एंटीथेज्म, यानी उल्टा, विलोम। कैसे जाना कि व्यक्तिवाद का विलोम है? तो हमने कहा इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों के आधार पर अगर आदर्शवाद को देखा जाए तो यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में देखता है। वहीं आप व्यक्तिवाद को देखते हैं तो ये व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन के रूप में देखता है। आप देख रहे हैं इसका उल्टा हुआ, इसलिए यह इसका प्रतिवाद है। और दूसरी चीज, व्यक्तिवाद एक प्रकार से भौतिकवाद है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तित्व इक्वल टू भौतिक धन नैतिक धन आध्यात्मिक। ये बाह्य विकास है, यह आंतरिक विकास है। अगर इसे आप देखें तो ये शरीर है और इसे आप देखें तो ये आत्मा है। ये बाह्य विकास है और यह आंतरिक विकास है। अब ये जो व्यक्तिवाद है ये भौतिक विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ राज्य को इसलिए रखा जाता है कि वो लोगों के भौतिक विकास में सहायक बने। यहाँ राज्य को इसलिए रखा जाता है कि वो भौतिक विकास में सहायक बने। लेकिन अगर आदर्शवाद को देखा जाए तो ये आंतरिक विकास में सहायक है। अब अंदर का विलोम बाहर,
नैतिक आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। शरीर भी दो विरोधी तत्वों का मिश्रण है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धन की ज़रूरत है। इसीलिए साधु सन्यासियों को भी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक ये शरीर है, शरीर का अस्तित्व है, तभी तक ये है। और ये शरीर का भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। इसीलिए सभी लोग धन कमाने का प्रयास करते हैं, ताकि भौतिक अस्तित्व को बनाए रखते हुए हम उसका विकास कर सकें। लेकिन धन व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इसीलिए ऐसी संपत्ति जो हमारे व्यक्तित्व के विकास को नष्ट कर दे, उसका परित्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपसे कहें तो ये कह सकते हैं कि आदर्शवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया। आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, रहस्यवाद, कल्पनावाद विभिन्न नामों से जाना जाता है। आदर्शवाद एक नैतिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को सर्वाधिक महत्व देता है और भौतिक विकास को नकारता है। आदर्शवाद मुख्यतः राज्य को एक सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानता है और ये मानता है कि व्यक्ति अपना नैतिक विकास, व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास केवल राज्य में ही रहकर कर सकता है। आपको यह समझना चाहिए कि यानी आदर्शवाद सावयवी सिद्धांत को महत्व देता है। आदर्शवाद यानी राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को सावयवी रूप में देखता है। अगर यही आपने समझ लिया तो आदर्शवाद आपकी समझ में आ गया। हम भी एक सावयवी हैं। सावयवी का मतलब अंग और अंगी का संबंध, हाथ, कान, पैर, नाक, मुंह, पेट, पीठ, ये सब अंग हैं और ये शरीर अंगी है। अंगी से अलग अंग का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे प्राचीन काल में अरस्तु भी कहता था कि यदि हाथ को शरीर से अलग कर दिया जाए तो हाथ अपना विकास नहीं कर सकता, हाथ आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता खो देगा। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन भी है कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति राज्य से बाहर रहता है वह या तो पशु है या देवता। पशु या देवता क्यों कहा गया? क्योंकि ये दोनों आत्मनिर्भर नहीं हैं, ये मनुष्यों पर निर्भर हैं। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पहले देवता को भोग लगाते हैं और भोजन करने के बाद पशुओं को भी खिलाते हैं। इसीलिए माना जाता है कि ऊपर वाले भी हमारे ऊपर निर्भर हैं। इसीलिए हमने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष भी किया। तमाम लोग अपने चर्च और मस्जिदों के लिए भी संघर्ष करते हैं और ये जितने पशु पक्षी हैं ये भी हमारे ऊपर निर्भर हैं। इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि मनुष्य इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। अगर वह अच्छे कर्म करे तो देवता से भी बढ़कर हो जाता है और यदि बुरे कर्म करे तो उसकी स्थिति राक्षस से भी बदतर होती है। इसीलिए आपको मनुष्य के रूप में एक अवसर मिला है और उस जीवन का भरपूर प्रयोग करके
आप समाज को, अपने आप को, परिवार को एक नई दिशा दे सकते हैं, खुशहाली दे सकते हैं। तुलसीदास ने भी लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि ये जो जीवन हमें मिला हुआ है ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसलिए आप इसे निराशा के भंवर में ना फंसने दें। आप अपने पेशेंस और लेबर के माध्यम से ऊंचाइयों पर पहुँचें, चांद पर कदम रखें। हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री वाले भी गीत गाते हैं कि संग्राम है जिंदगी, लड़ना ही पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर पल हर क्षण जब तक हम जीते हैं तब तक सीते हैं, संघर्ष करते हैं और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम को दर्ज कराकर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सायोबी अंग और अंगी का संबंध है। अंगी को संपूर्ण भी कहते हैं और ये अंग है। अंग को अंश भी कहते हैं। अब यहाँ राज्य संपूर्ण है यानी अंगी है, व्यक्ति अंश है। अब आप अगर इसकी तुलना करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो जैसे जैसे परमात्मा व आत्मा का संबंध है, वैसे राज्य और व्यक्ति का संबंध है। जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा से अलग अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकती, उसी प्रकार से व्यक्ति भी राज्य से अलग अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। ऐसा माना भी जाता है, जैसे कहा गया कि परमात्मा इक्वल टू सब आत्मा का योग। इसीलिए आप किसी भी आत्मा को दुखी ना करें, यही परमात्मा की सच्ची सेवा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। हर कण कण में राम है और गांधी जी के राम भी यही हैं कि मेरे सांसों में राम हैं, कण कण में राम हैं। इसलिए हर आत्मा में राम हैं, हर वस्तु में राम है। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा को अद्वैत पर आधारित किया था कि अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को पीड़ा पहुंचाती है या मारती है तो कहीं ना कहीं से परमात्मा को कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि वह आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है। इसीलिए मानव जाति की सेवा करना, मानव जाति के प्रति कल्याण का भाव रखना, मानवता का प्रदर्शन ही भगवान की सच्ची सेवा है। तो जिस प्रकार परमात्मा के बिना आत्मा अस्तित्वहीन है, उसी प्रकार राज्य के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से परमात्मा नैतिक है, उसी प्रकार से राज्य भी नैतिक है। यानी व्यक्ति अपना सब कुछ कहाँ प्राप्त करेगा? राज्य में। राज्य से परे, राज्य से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद के कुछ लक्षण हैं। जैसे नंबर 1, आदर्शवाद राज्य को एक नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्था के रूप में देखता है। नंबर 2, आदर्शवाद राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संवास मानता है। नंबर 3, आदर्शवाद राज्य को एक सर्वोच्च एवं निरंकुश संस्था के रूप में देखता है। यहाँ निरंकुश का अर्थ किसी मरकहा बैल से नहीं है, बल्कि निरंकुश का अर्थ है निर्धन अंकुश, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। जैसे भगवान निरंकुश हैं, उन पर किसी का अंकुश नहीं है। आप घर के मालिक हैं तो आप निरंकुश हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिनायकवादी हैं। अगला अर्थ, 5वां अर्थ,
राज्य और व्यक्ति के बीच सायोगी संबंध है। इसकी 6वीं विशेषता, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास केवल राज्य में कर सकता है, यानी अपना सर्वोच्च केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। राज्य से बाहर, राज्य से परे व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी अगली विशेषता, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, व्यक्ति अपने अधिकार की भी प्राप्ति राज्य में ही रहकर कर सकता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आदर्शवाद नैतिकता के आधार पर राज्य की सर्वोच्चता को सिद्ध करने का प्रयास करता है, व्यक्ति को राज्य का एक अंश के रूप में देखता है और ये मानता है कि जिस प्रकार अंश का कल्याण अंशी के साथ है, उसी प्रकार से व्यक्ति का कल्याण राज्य के साथ है। कभी कभी लोग मजाक भी करते हैं या प्रश्न भी करते हैं कि साहब पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया। तो अब आपको ये देखना है कि कौन संपूर्ण है और कौन अंश है, और जो संपूर्ण है वो पहले आया, लेकिन कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, वहाँ पर तर्क समाप्त हो जाता है। क्योंकि दर्शन में गैलवे ने लिखा है कि तर्क की भी एक सीमा होती है और एक समय ऐसा आता है कि तर्क को भी विश्वास को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे हम ऊपर से आए, परमात्मा से आए, लेकिन परमात्मा कहाँ से आया पता नहीं है। जैसे लिख दिया खत मैंने बहुत से, किसको भेजूं पता नहीं है। उसी प्रकार से यहां भी यह सिस्टम आ रहा है। इसीलिए माना गया कि शंकर जी अजन्मा हैं। तो आपको यह जानना चाहिए कि मुर्गी संपूर्ण है, अंडा उसका एक अंश है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले मुर्गी आई और अंडा बाद में आया। अगर राज्य और व्यक्ति से तुलना करें तो मुर्गी राज्य है और अंडा व्यक्ति है। यहां पर हम थोड़ा सा आपको और इंडिकेट करेंगे कि ये जो आदर्शवाद है, इसके प्रेरणा स्रोत रूसो माने जाते हैं। यानी रूसो की सामान्य इच्छा का विचार ही आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत बना। लेकिन आदर्शवाद के जनक कांट माने गए। आदर्शवाद आगे चलकर दो रूपों में विकसित हुआ। आदर्शवाद आगे चलकर दो रूपों में विकसित हुआ, जिसे हम यानी सर्वप्रथम इसका जन्म जर्मनी में हुआ, इसलिए इसे जर्मन आदर्शवाद कहा गया। आगे चलकर ब्रिटेन में भी हुआ, इसीलिए जर्मन आदर्शवाद या जर्मन प्रत्ययवाद को परंपरागत आदर्शवाद भी कहा गया। अगर देखा जाए तो इसके जनक के रूप में कांट का नाम आया और फिक्टे ने इसे आगे बढ़ाया। यानी कांट, फिक्टे और हीगल। कांट इसके जनक के रूप में आए और कांट के विचारों में आदर्शवाद और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। यानी आदर्शवाद राज्य को महत्व देगा, व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देगा। तो इन्होंने राज्य और व्यक्ति दोनों को महत्व दिया। आगे चलकर हीगल ने इस विचार को चरम सीमा पर पहुंचाया। इसीलिए इनके विचारों में पूर्ण आदर्शवाद है।
व्यक्ति को महत्व नहीं मिला और इन्होंने राज्य की तुलना ईश्वर तक से कर दिया। और इनका कथन भी है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। इसीलिए इनके विचार को हम परम प्रत्ययवाद कहते हैं। जिसके नाम के पहले परम लग जाता है उससे बड़ा कोई नहीं होता। कभी कभी ये भी पूछ लेता है परम प्रत्ययवाद का जनक कौन है, तो हीगल पर चिन्ह लग जाता है। लेकिन आगे चलकर इसी विचारधारा से इंग्लैंड ने बचने के लिए अपने यहाँ ब्रिटिश आदर्शवाद को जन्म दिया। अब ये चूंकि परंपरागत प्रत्ययवाद था, चूंकि ये पहले आया, ये बाद में आया। जैसे कोई लड़का पहले पैदा होता है बड़कऊ हो जाता है, कोई बाद में पैदा होता है तो छोटकऊ हो जाता है। तो ये परंपरागत हो गया, ये नव प्रत्ययवाद हो गया। इसके जनक ग्रीन बने, आगे बढ़ाया ब्रैडले ने, चरम सीमा पर पहुंचाया बोसांके ने। इनके विचारों में उदारवाद, धन, आदर्शवाद का मिश्रण है। इनका विचार पूर्णतया आदर्शवाद से है। इसीलिए कभी कभी तुलना भी कर देते हैं। कांट की तुलना हम ग्रीन से करते हैं और हीगल की तुलना हम बोसांके से कर देते हैं। इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।